महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आरपीएससी महादेवाय नमः। मैं फर्स्ट, राधिका सेकेंड, नंदन थर्ड आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत निःशुल्क एवं अभिनंदन क्लास करता हेतु हूँ। यह चैनल पूर्णतः संस्कृत विषय पर समर्पित है और शिक्षा जगत के कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी आप तक उपलब्ध कराता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, यदि आप इससे जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकतम कम से कम 3 फेसबुक ग्रुप और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में एड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 यूपी टेट सुपर टेट के संस्कृत विषय, जो संस्कृत दोनों में कॉमन है और ये वाकई में ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और कॉमन है, उसके वर्ण विचार के स्वर परिचय पर बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय देखा था। तो आइए चलते हैं वर्ण विचार को समझते और जानते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें संस्कृत का परिचय था। तो समपूर्वक क्रिय से ता शुट का आगम होकर संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। फिर संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित भाषा। फिर व्याकरण व्यांक्रेल्युट व्युक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरण, अर्थात पदशास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसमें त्रिमुनि हैं, पाणिनि का वर रुचि, अष्टाध्यायी पाणिनि का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय हैं, कुल 32 पाद हैं, 4000 सूत्र हैं जिसे सूत्रकार कहा जाता है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र मासिकात्यायन को वरुचि कहा जाता है, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर महाभाष्य लिखा, इसलिए इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। महाभाष्य में 84 आहनिक हैं। भट्टोजी ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर सूत्रवृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार भी कहते हैं। इनकी प्रमुख रचना है सिद्धांत कौमुदी। आज हम आपके सामने वर्ण विचार पर बात करेंगे कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण अथवा अक्षर वो दोनों समानार्थी कुछ लोग समझते हैं। वाकई में शब्दशः इसमें भेद है, लेकिन अर्थ दोनों समान ही हैं। यदि हम देखें तो हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, अर्थात हम जो बोल रहे हैं, उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। अर्थात यदि मुख से आपकी कुछ भी ध्वनि निकले, कहीं से भी जो ध्वनि निकलेगी वही वर्ण या अक्षर कहलाएगा। इतना आप समझ लें। फिर यदि वैसे तो अक्षर की परिभाषा यदि देखें तो ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर है। देखिए यहाँ पे अब लिखा है कि ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण न हो वह अक्षर है। अर्थात जो क्षरे ना, जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर है। स्पष्ट आई बात। ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण न हो, जो नष्ट न हो वो अक्षर है। ऐसा अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है। अर्थात यदि अक्षर शब्द का अर्थ देखें तो व्युत्पत्ति जो जिससे उत्पन्न होता है उसका यही अर्थ है। अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो वो अक्षर हो, वो अक्षर है। जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग आदि, परंतु समानतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ग कहने का प्राय है, चाहे हमारे पिताजी, चाहे उनके पिताजी, चाहे हमारे बाबा जी, उनके बाबा जी, सभी ने आ को आ ही पढ़ा और इसमें पढ़ते चले आ रहे हैं। अर्थात ये हमेशा से स्थायी है, इसलिए इनको ऐसा समझ सकते हैं कि हमेशा से स्थायी है, इसलिए क्षरण नहीं होते, अर्थात इनका नष्ट नहीं होता। एक बार आ बना तो वही बना आता है, यदि आपके मुँह से निकला तो वही आ का उच्चारण हमेशा रहेगा। समानतया वर्ण अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। सामान्य रूप से वर्ण अक्षर हम क्या समझते हैं? समानार्थी, लेकिन हेतु ऐसा नहीं होता। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से ऐसा समझा जाता है, लेकिन दोनों में शब्दशः व्युत्पत्ति अर्थ में भेद है, लेकिन इसे समानार्थी शब्द मान सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अब यदि वर्ण के विभाजन देखें तो वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, जो हमारे संस्कृत व्याकरण में 2 प्रकार के। तो आइए देखते हैं दोनों प्रकार। देखिए, वर्ण यदि हम देखें तो 2 प्रकार के हैं हमारे सामने। देखिए ये, देखिए होते हैं, उनका ना उन्हें स्वर या व्यंजन कहते हैं। देखिए जो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, वो स्वर या व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन को वर्ण कहते हैं। 2 प्रकार के हैं स्वर या व्यंजन, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ण।
अब देखिए उसमें पहला अब हम लेके चलेंगे, पहला है स्वर, अच, स्वर जिससे अच भी कहते हैं। कहने का प्राय यदि जब हम महस्व सूत्र, इसके बाद हम टॉपिक महस्व सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर 9 स्वर की गणना होती है, इसलिए स्वरों का दूसरा नाम अच भी कहा गया है। अगर हम प्रत्याहार देखें तो पहला सूत्र आयुण, दूसरा रेलक, फिर एवं, फिर अयौच, फिर यही है आयुण, रेलक, एवं, अयौच, हैवरट, लण। तो यहाँ पे 4 सूत्र शुरू के, आयुण, रिलिक, एवं, अयौच, ये 4 सूत्र स्वरों। तो लास्ट में आ ऊपर आ ले लिया और अयौच का चा ले लिया, तो 2 टोटल अच में पूरे स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर का नाम अच भी पड़ा है। और हल में व्यंजन पूरे, हल प्रत्याहार में पूरे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन का नाम हल से भी जाना जाता है। तो स्वर की बात हम करेंगे, जो 9 स्वर हैं, आ है, ई है, ऊ है, री है, ली है, फिर ए है, ओ है, ऐ है और औ है। इन 5 स्वरों की बात हम करेंगे। तो स्वर की परिभाषा ये करते हुए दे रहे हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वयं राजन्ते, अर्थात जिनका स्वयं अस्तित्व हो, स्वयं जो राज्य करें अथवा बोलने में जिनकी अर्थात किसी की सहायता ना ले, वो स्वर हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं राजा हों, अर्थात उनका किसी की आवश्यकता ना हो, वे स्वर हैं। कहना प्राय है स्वर वे ध्वनियाँ हैं, देखिए यहाँ पे देखें आप, तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की वर्णों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए आ क्या है, स्वर है। कहने का प्राय है स्वयं राजन्ते स्वरा, अर्थात स्वर स्वयं राजन्ते, स्वयं उच्चारित होते हैं, वो किसी के सहायता से अथवा किसी की हेल्प के बगैर वे स्वयं उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ का उच्चारण स्थान में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, आ स्वरता में ही पूर्ण है और स्वयं उच्चारित होता है, इसलिए आ स्वर है। अब इसी प्रकार यदि हम देखें, यहाँ पे आप देखें, इसको और आगे बढ़ लें, इसी पर हम देखें तो स्वर में आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी स्वर हैं, ये सभी संस्कृत व्याकरण के स्वर हैं जिनकी संख्या 9 है। अब यदि स्वरों की संख्या देखें हम, अब स्वरों की संख्या पर बात करें, फिर से देख लें आप स्वरों की संख्या, तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई। कितनी मानी गई है, 9। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो स्वर की संख्या 9 मानी गई, और जो महस्व सूत्र के शुरू के 4 सूत्रों में, पहला सूत्र आयुण, दूसरा रिलिक, फिर तीसरा एवं, चौथा अयौच। इन 4 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने स्वरों को गिनाया, इसलिए इनकी संख्या 4 है। जैसे आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, औ, ये स्वर हैं। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। देखिए उन्होंने बता भी दिया कि सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसलिए इन्हें स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब स्वरों को अच क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार महस्व सूत्र, अर्थात पाणिनि जो महस्व सूत्र ने जो 42 प्रत्याहार अर्थात जो 14 महस्व सूत्र दिए, उसमें शुरू के 4 सूत्र में से एक अच प्रत्याहार बनता है, जिसमें स्वरों की गणना होती है, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब समझ गए आप। तो स्वरों को अच क्यों कहते हैं, क्योंकि महस्व सूत्र के शुरू के 4 सूत्रों से अच प्रत्याहार बनता है, और जिसमें संपूर्ण स्वर समाहित हैं, इसलिए स्वर को अच कहते हैं। अब मूल स्वर देखें कि मूल स्वर किसने हैं, तो शुरू के दो सूत्र आयुण और रिलिक, 2 सूत्र महस्व सूत्र के शुरू के 2 सूत्रों में आयुण, रिलिक, ये 5 मूल स्वर गिनाए गए हैं अदा, और इसलिए इनकी संख्या कितना है, 5 है। जो आ, ई, ऊ, री, ली, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। तो समझ लें स्वरों की टोटल संख्या 9 है, इसमें जो शुरू के 5 हैं वो मूल स्वर हैं, और उसके बाद जो लास्ट के 4 हैं वो मिश्रित स्वर हैं। कैसे मिश्रित हैं, आइए आगे देखते हैं। फिर आता है संयुक्त स्वर। क्या आता है, संयुक्त स्वर। अब देखिए ऊपर के 5 हो गए मूल स्वर, बाकी जो 4 बचा नीचे का वो संयुक्त स्वर है। देखिए संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब होता है जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर बने वो संयुक्त है। संयुक्त ही मतलब योग संयुक्त हो, अर्थात जिसमें 2 स्वरों का संयोग हो वो संयुक्त स्वर है। इसमें ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 स्वर आते हैं। ये 4 संयुक्त या
या मिश्रित स्वर, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं क्योंकि संयोग से बना है। अब देखिए किससे किससे संयोग से बना है, तो जो ए है वो आ और ई के संयोग से बना है, और जो आ ई ए जिसे हम गुण संधि में पढ़ते हैं, फिर जो ओ है आ और ऊ से संयोग से बना है जिसको हम गुण कहते हैं। फिर है आ और ए आई, आई आ और ए से संयोग से मिला आई बना, और आ और ओ के संयोग से मिला औ बना, जिसको हम वृद्धि संधि में पढ़ते हैं। ऊपर के जो दो मिश्रित स्वर हैं ए और ओ, ये गुण संधि के अंतर्गत हैं। आई मिल के ए और आउ मिल के ओ, अर्थात इन दो स्वरों के संयोग से ए और आउ के संयोग से ओ, आ आई आ ए के संयोग से आई और आ ओ के संयोग से औ स्वर बनता है। तो इस प्रकार मूल स्वरों की संख्या 5 और संयुक्त अथवा मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी है? 4। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कुल स्वरों की संख्या, तो आपको 9 पे टिक करना है। यदि मूल स्वरों की संख्या पूछे तो आपको 5 बताना है, और यदि संयुक्त स्वर अथवा मिश्रित स्वर की संख्या पूछे तो आपको क्या बताना है? 4 बताना है। यदि आपसे पूछे कि ए में किसका किसका संयोग हुआ है, तो आपको आ और ई बताना है। ओ में पूछे तो आ और ऊ बताना है, और आई में पूछे तो आ और ए बताना है, और ओ औ में पूछे तो आ और ओ बताना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसी बात को आगे देखें। अब देखिए नोट, इन्होंने नोट बताया है, नोट दिया है कि उकालो हस्त दीर्घ प्लुतः, अर्थात उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 विभाजन हुए। उकालो अर्थात उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 विभाजन, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो सूत्र में एक मात्रिक, द्विमात्रिक और 3 मात्रिक स्वरों के क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा दी गई। देखिए अगर किसी स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे और 2 मात्रा का समय लगे और 3 मात्रा का समय लगे, उसके आधार पर स्वरों का नाम दिया गया ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब स्वरों के भेद, आइए देखिए स्वरों के भेद। इसी आधार पर स्वरों का विभाजन हुआ। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का 3 विभाजन होता है। पहला भेद है ह्रस्व। अब देखिए यहाँ ह्रस्व में देखेंगे आप, तो ह्रस्व देखिए पहला भेद आप देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर देखेंगे, तो ह्रस्व आप देखेंगे यदि ह्रस्व स्वर, तो ये कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, कितना मात्रा का? 1 मात्रा का समय लगे, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में जैसे आ, ई, उ, री, ली, ये ह्रस्व स्वर है, अर्थात इनके उच्चारण में केवल 1 मात्रा, थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ये उच्चारण करिए, आ, ई, उ, री, ली, ये सभी स्वर ह्रस्व हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा। और 1 मात्रा का समय मतलब कि एक पलक झपकाने में जितना समय लगता है, उतना उच्चारण किसी वर्ण के ह्रस्व उच्चारण में उतना समय लगता है। मतलब एक बार आंखों के पलक को यदि आप झपकाएं, जितना समय लगे, जितना उसका समय लगे, उतना एक वर्ण ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में समय लगता है। अब दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का? 2 मात्रा का समय लगे, वही दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कहने का प्राय है 2 बार पलक झपकाएं, 1 बार झपकाएं फिर 2 बार, उतना समय लगे कि उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। तो आप समझ गए होंगे, जब 1 मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व, और जब 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये देखिए 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा भेद है प्लुत स्वर। इसका परिभाषा है कि जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगे, कितना? 2 मात्रा से भी अधिक समय लगे, तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ 2 मात्रा से भी अधिक समय, अर्थात कम से कम 3 मात्रा का समय लगे, सॉरी ना, देखिए 2 मात्रा से भी अधिक समय, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, तो उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए प्लुत स्वरों की पहचान के लिए स्वर के बाद में 3 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 3 संख्या लिख देते हैं, तो उन्हें हम प्लुत गिनते हैं, मानते हैं। जैसे आगे उदाहरण देखिए, जैसे आगे देखिए 3 लिखा है। क्या लिखा है?
3 है, यही प्लुत स्वर की पहचान है। देखा ई के आगे 3, इसको इस तरह उच्चारण करेंगे। आ ये प्लुत स्वर है, ई प्लुत स्वर, ओ प्लुत स्वर। जैसे हम लोग गांव में देखिए कृष्णा आ गौ चरत, यहाँ जो कृष्णा में आप जोर से खींच रहे हैं वही प्लुत है, वही 2 मात्रा से अधिक समय अर्थात 3 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, यहाँ देखिए ओ उच्चारण, ओम को उच्चारण करने में आपको अधिक जोर देना पड़ रहा है, यही त्रैमात्रिक है। इसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है और ओ प्लुत स्वर है। ओ क्या है, यहाँ पे ओ प्लुत स्वर है क्योंकि वो आगे 3 है। वाक्य रूप से हम लोग देहात में अथवा गांव में भी ऐसा प्रयोग करते हैं। आप देखिए यदि मम्मी लोग जब हमें बुलाते हैं कहते हैं जैसे आपका नाम सीता है तो बोले ए सीतवा, तो जो सीतवा बोले वही है प्लुत, ठीक है ना। अब आइए आगे प्रत्येक वर्ण का भेद हम देखेंगे। यदि भेद देखें हम, ये देखिए यदि हम भेद देते हैं तो आ ई उ प्रत्येक वर्ण के 18 भेद हैं। कितने भेद हैं? आ ई उ के प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हैं? 18 भेद। क्यों हैं? क्योंकि इनके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार के होते हैं, इसलिए ये जो है 18 भेद होते हैं। फिर ली ए ओ आई ओ के 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं इसको समझ लें। इसलिए कि ली का दीर्घ नहीं होता इसलिए इसकी 12 भेद, ए का ह्रस्व नहीं होता इसलिए 12 भेद, ओ के ह्रस्व नहीं होते इसलिए 12 भेद, और आई के ह्रस्व नहीं होते इसलिए 12 भेद, और औ के ह्रस्व नहीं होते इसलिए 12 भेद। अब फिर ली और ली के कुछ 30 भेद होते हैं। जैसे आप समझते हैं कि री के 18 भेद और ली के 12 भेद, टोटल 30। क्यों? क्योंकि ली समरणीय वाच्या एक वार्तिक आया है, कात्यायन ने ऐसा कहा है, इसलिए ये समरणीय गिने जाते हैं। इसलिए दोनों की मिलाकर यदि भेदों की बात करें तो 30 होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आ स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 18। यदि आपसे पूछे कि ली स्वर के कितने भेद होते हैं, क्या बोलेंगे? 12। यदि आपसे पूछे ओ का क्या नहीं होता, तो आप ह्रस्व नहीं होता, ठीक है। यदि ली का क्या नहीं होता तो ली का दीर्घ नहीं होता, और ओ का क्या नहीं होता, हो का ह्रस्व नहीं होता। री और ली कैसे वर्ण है? तो समवर्णीय वर्ण है। दोनों के कितने भेद हैं? 30 भेद हैं। अब इसी को वर्णों का उच्चारण काल, अब वर्णों का उच्चारण काल क्या है, इसी को एक कारिका में उन्होंने बता दिया है और बोला है एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, आप लोग साथ में बोलेंगे एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते। मतलब ह्रस्व किसे कहते हैं, तो उन्होंने इसी चीज को बताया है। बोले एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, जो एक मात्रा का होता है वो ह्रस्व होता है, उसे ह्रस्व कहना चाहिए। फिर बोले दीर्घ द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, और जो 2 मात्राओं का होता है उसे दीर्घ उच्चारित करना चाहिए। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और जो 3 मात्राओं का होता है उसे प्लुत जानना चाहिए। व्यंजनम की 4 अर्धमात्रिकम, और जो व्यंजन होते हैं उसे आधी मात्रा का जानना चाहिए। इसी को फिर से एक बार, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम 4 अर्धमात्रिकम, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो। देखिए एक मात्रो, बोले एक मात्रो, यहाँ देखिए बोले एक मात्रो ह्रस्वो भवेत्, एक मात्रा का जो होता है उसे ह्रस्व होना चाहिए। 2 मात्रो दीर्घ उच्यते, और 2 मात्राओं को उसे दीर्घ कहना चाहिए। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और जो 3 मात्राओं को होता है उसे प्लुत जानना चाहिए। व्यंजनम 4 अर्धमात्रिकम, क्या मतलब, और व्यंजन को आधी मात्रा का जानना चाहिए। एक बार फिर से, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम 4 अर्धमात्रिकम। ये वो इसी चीज का अर्थ दिया है कि ह्रस्व स्वर को की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा एवं प्लुत स्वर की त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी चाहिए। इस तरह आप ये तालिका देख लें कि एक मात्रिक स्वर आ ई उ री ली हैं जो ह्रस्व में गिने जाते हैं। द्विमात्रिक में स्वर हैं आ ई उ री ए ओ आई औ दीर्घ स्वर हैं। त्रिमात्रिक वर्ण में आ ई उ री आदि हैं, प्लुत स्वर हैं। और अर्धमात्रिक में वर्ण में का, हलंत वाले का, ख ग घ ङ च छ ज, ये सभी व्यंजन अर्धमात्रिक हैं। अब मात्रा काल किसे कहते हैं देख लें यहाँ पे, कि पलक झपकाने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। यदि एक बार पलक झपकाएं तो 1 मात्रा काल, 2 बार तो 2 मात्रा, और 2 से अधिक 3 मात्रा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन
वर्ण का परिचय देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सीख नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महा